बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं सरवत वलीम और हारून शी साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को खुशामदीद और अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम के आगाज पर बात करेंगे मुल्तान जलसे के हवाले से। पीडीएम ये फैसला कर चुकी है कि मुल्तान के अंदर हर सूरत जलसा किया जाएगा। यहाँ पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान भी ठंड चुकी है। कारकुन दाखिल हुए हैं स्टेडियम के अंदर, ताले तोड़े गए हैं और ये जो खदशा जाहिर किया जा रहा था कि फसाद बर्पा हो सकता है, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सच साबित होने जा रहा है। इसके साथ साथ हुकूमत की चीखों पुकार इस मामले पर है कि अगर आपको तकरीबात करनी है तो बाकायदा एसओपीज को फॉलो किया जाए, उसके साथ तकरीबात का आगाज किया जाए या तकरीबात मुनक्किद की जाए। कोरोना वायरस बुरे तरीके से पूरे पाकिस्तान में फैल रहा है। पेशावर के हवाले से खबरें आ रही हैं कि पीडीएम के जलसे के बाद वहां पर सूरत हाल और ज्यादा संगीन हुई और 30 नवंबर को मुल्तान में जो जलसा होने जा रहा है, इस शहर को पहले की कोरोना से मुताल्लिक हाई रिस्क करार दिया जा चुका है। अब यह देखना है कि हुकूमत इस वबा को, इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए अपोजिशन को कितना कायल कर सकती है। जोरे बाजू से कंट्रोल किया जाएगा या फिर अमन के साथ भी इस मामले को हल किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हुकूमत ने एक अहम मगर बड़ा गैर मकबूल फैसला किया है, वो है स्टील मिल्स के मुलाजमीन की बरतरफी से मुताल्लिक अपोजिशन को एक और मौका मिल गया कि हुकूमत पर शदीद तनकीद करे। इसके साथ साथ जहां पर सियासत हुई इस मामले को लेकर, वहीं पर हमें नजर आए वो तमाम मुलाजमीन जो कि मेट्रो बसों के साथ मुंसलिक हैं, इस्लामाबाद हो या फिर बुज़दार साहब का शहर लाहौर हो, यहां पर सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन निकले और अपनी कई माह से मुलतवी तनख्वाहों के मुतालबात को सामने रखते हुए नजर आए। इसके ऊपर बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर भी बड़ी मैं तफसील से हारून साहब की एक्सपर्ट ओपिनियन हासिल करूंगी, जिसमें यकीनी तौर पे ईरान का मामला सबसे पहले ज़ेर बहस आएगा। ईरानी साइंसदान मोहसिन फखरीजादे को कत्ल किया गया है, इस कत्ल के पीछे मुहर्रकात क्या हैं, इसके ऊपर तज़िया हासिल करेंगे। अफगानिस्तान की मैं बात करूंगी कि अफगानिस्तान में अमन का जो ख्वाब खित्ते के हवाले से देखा जा रहा था, क्या वो पूरा होगा या फिर नहीं। इसराइल को तस्लीम करने से मुताल्लिक कल हमारे प्रोग्राम में और इससे पहले पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में बड़ी जबरदस्त डिटेल के साथ ये चीजें सामने रखी गई थी। अब इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों हमें एक पेज पर नजर आ रही हैं। हारून साहब की राय के हवाले से और इसके मुतालिक और आने वाली खबरों से मुतालिक मैं बात करूंगी। हारून साहब, से पहले मुल्तान का जलसा, फसाद का खदशा था हारून साहब, लेकिन वहां तो फसाद बर्पा करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मुल्तान का जलसा तो हो जाएगा। मेरी इत्तला यह है कि खान साहब ने कहा कि मत रुकें और जंगी बुनियादों पर तैयारियां की जा रही हैं। मुल्तान में जो कोरोना फैलेगा, 70% बेड ऑक्यूपाइड हैं और ज़्यादातर वेंटिलेटर भी। लेकिन मुजफ्फरगढ़ में एक हॉस्पिटल था जहां फरवरी में, मार्च में इंतज़ाम किया गया था, जो तुर्कों ने बनाया, उसका नाम भी तैयब रुदवान हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे अब बंदोबस्त किया जा रहा है। निश्तर में 50 एक्स्ट्रा बेड लगाए गए हैं। और बाकी मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहबा से मेरी बात हुई, खुद उन्होंने फ़ोन किया 2 बार और मुझे समझ नहीं आया क्या इमरजेंसी है, बार बार वो फ़ोन कर रही थी। तो उनसे फाइनली मेरी बात हुई तो उन्होंने ये बताया, और भी कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपसे अर्ज करता हूँ जी। लेकिन बड़ी खबर जो है वो ईरान वाली है। मैंने आपसे कहा था कि ईरान पे हमले का खतरा है। बिल्कुल, उस वक्त दुनिया में कोई ये नहीं कह रहा था, कोई लोग इसको लाइटली ले रहे थे। जाहिर है मुझे भी कहीं से उड़ती उड़ती खबर पहुंची थी, कुछ लोगों को तो इल्म था। मोहसिन फखरीजादे जो हैं वो ईरान के डॉक्टर अब्दुल कदीर थे। इनकी अहमियत पे हारून साहब बल्कि शायद उनसे भी इनकी अहमियत पे बात हम करेंगे। नहीं, ये बड़ा जरूरी है। नहीं, ये बहुत है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू। ठीक है। डॉक्टर फखरीजादे का नेतन्याहू ने भी, यहूद आलमर्ड ने भी जिक्र किया। 2 वज़राए आज़म ने इसराइल के, उनका जिक्र किया। और वो ईरान पे मैं आपको बता चुका हूं कि ईरानी ये समझते थे कि हम पे हमला होगा और पाकिस्तान को उन्होंने मुत्तले किया था। जाते जाते अमेरिकी सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो कोई शरारत करना चाहता है, यहूदियों को खुश रखना चाहता है, इसलिए कि अगरचे उसे ज़्यादा वोट मिले, इस दफ़ा पोलिंग ज़्यादा हुई ना, वो अगला इलेक्शन या खुद लड़ना चाहता है या बेटी को लड़ाना चाहता है। उसके लिए वो पूरी कोशिश करेगा। ईरान का जो सबसे मैं उसको देख लूँ, उसका नाम भी मैंने लिखा था। ईरान अमेरिका का जो सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है UNNITS, NITINZ,
जी, सबसे बड़ा बहरी बेड़ा, आपको पता है ये एक शहर की तरह होता है। बिल्कुल। ये इसमें तैयारे चढ़ते और उतरते हैं, इसमें मिसाइल नस्ब होते हैं। वो पहुंच गया है ईरान के करीब खलीज फारस में। 1 अरब मुल्क ने, जिसका नाम लेने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं, इजाजत दे दी है इसराइली तैयारों को अपनी हुदूद पर से परवाज करने की। ठीक। तो ईरान पर हमले की तैयारी है, होता है या नहीं होता मैं ये नहीं कह सकता, हो सकता है सेंस प्रिवेल करे। अगर ईरानी हुकूमत जवाब देगी, उन्होंने कहा देखिए जनरल कासिम सुलेमानी को भी इसी तरह कत्ल किया गया था, CIA ने कत्ल किया था, और इसलिए कि वो खारजा अमूर में बेशतर चीजें वही निपटाते थे। लेबनान में इसराइल को उन्होंने शिकस्त दी थी, शाम में वही दाइश के खिलाफ लड़ रहे थे। अब ये दूसरा वाक़या, अगर ईरानी हुकूमत रिटेलिएट करती है, फर्ज कीजिए कुछ मिसाइल फेंकती है इसराइल पे, तो ईरान की एटमी तनसीबात पे हमला होगा, याद रखिए। अगर वो तहम्मुल का मुजाहरा करती है तो फिर प्लान ये है कि इस रिजीम को उलट दिया जाए। इसके लिए काम कर रहे हैं माजी के कम्युनिस्ट मुजाहिदीन खल्क के। आपको पता है, सब जानते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिस्ट भी, लेफ्टिस्ट जो हैं, इनकी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब अचानक जब सोवियत यूनियन टूटा तो ये सारे CIA के साथ चले गए। लाहौर में एक वकील है, एक पब्लिशर है जो उसके लिए काम कर रहा है, मुसाहिद के लिए, एक साबिक निगरान वज़ीर आला मुसाहिद के लिए काम कर रहा है। इंफॉर्मेशन जो है वो जाती है CIA के पास, वहां से मुंतकिल होती है मुसाहिद के पास। पाकिस्तान के लिए बड़े खतरात हैं इसमें, वहां हमला होता है तो दूसरी बारी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में एटमी प्रोग्राम की हिफाजत के बड़े जबरदस्त इंतजामात है, बेहतरीन इंतजामात है, दुनिया उन पर मुतमईन है, लेकिन मजीद इंतजामात करने चाहिए और जहां कहीं एहतियात की जरूरत है वो की जाए। ये तो मुल्तान के जलसे के बारे में और कुछ पूछ रहे हैं? ठीक है, अभी फिर इसी को कंटिन्यू करते हैं हारून साहब। ये तो ईरानी वजीर जवाद ज़रीफ साहब भी ये बात कर चुके हैं कि अभी मुनासिब वक्त का इंतजार किया जाएगा कि कब हमें कासिम सुलेमानी साहब हों या फिर मोहसिन फ़खरीज़ादे साहब हों, इनके कत्ल का हमें बदला लेना है। अब ये सवाल है कि क्या इजराइल खित्ते में एक नई जंग चाहता है हारून साहब? देखिए, जंग वंग तो क्या चाहते हैं, वो अपना रसूख का दायरा फैलाना चाहते हैं। अरब मुल्क बाद उनके साथ मिल गए हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। आपने देखा आज एक खबर छपवाई गई है कि जी ना तो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है इसराइल को तस्लीम करना और ना हुकूमत चाहती है। हुकूमत भी नहीं चाहती दबाव है। आप तो कहते थे अनुसार बड़ा दबाव है, और जिस खबर का हवाला दे रहे हैं वो बड़ी क्रेडिबल है उनकी भी। जी दबाव नहीं था तो ये अचानक कुछ लोग इसराइल की हमायत में बोलने क्यों लगे थे? और अमजद शुएब ने, जनाब शुएब ने आज ये क्यों कहा कि मैंने अपनी इस्लाह कर ली है वजारत खारजा से और GH की? जाहिर है उन्हें मना किया गया है, उन्हें कहा गया है। देखिए ना, हमने चीखो पुकार की, मैं तो परसों से चीख रहा था ट्वीट पे कि ये क्या हो रहा है, ये अचानक जो है ये बरसाती मेंढक कहाँ से निकल आए हैं, ये क्या हो रहा है? तो और जाहिर है मैं तनहा तो नहीं था, और बहुत से लोगों ने खामोशी से भी कहा होगा कि भैया को पागलपन सवार है। कुछ लोग थे ऐसे, और वक्त आएगा उनके नाम भी बताए जाएंगे। कुछ वक्त आएगा, इमरान खान नहीं चाहते थे, इमरान खान समझ रहे थे कि इसका नतीजा कितना तबाहकुन हो सकता है, लेकिन अगर किसी का ख्याल है ये किस्सा, ये देखिए अब उन्होंने वजाहत की है। वजाहत उन्होंने एक नाम जर्नलिस्ट के जरिए की है, ठीक, और इतना शिद्दत से उन्हें यकीन दिलाया है कि वो मान गए कि बिल्कुल कोई दबाव नहीं। अरे दबाव नहीं, वो वर्क वीजा क्यों बंद किया? विजिट वीजे तो चलो और लोगों के भी बंद किए और इंडिया के बंद नहीं किए, और धमकियां हमें दे रहे हैं। हम कोई बच्चे हैं जो ये नहीं जानते कि कौन किसको धमकी दे रहा है, और हमें पता नहीं है। हम हवा में हमको ये जाली कहानियां सुनाते हैं, किससे करते को अफसाना निगाह रहे हैं हम। सारी 50 साल मुझे अखबार में इसी करते हुए गुजर गया। मुझे तो ऐसे लोगों ने बताया न जिनकी दयानत पर शुबा हो सकता है, न जो लूज टाक करने वाले हैं, और जो सबसे ज्यादा बाखबर है मुझे तो उन लोगों ने बताया, ठीक ठीक, जिन्होंने उम्र भर इस मुल्क की खिदमत की है। हारून साहब, ऐसा महसूस हो रहा है माहौल में ये सारी हलचल आपके कल की बात के बाद सामने आई है, जो आपने कहा कि मैं सबके नाम बता दूंगा। इससे पहले तो कोई बड़ी पेशरफ्त हमें सुनने में या देखने में नहीं आई, मगर रात भर के अंदर ये सारा मामला फिर हुआ है। मुमकिन है उससे कोई दबाव बड़ा हो, लेकिन अल्लाह के बहुत से बंदे हैं जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, और बहुत से लोगों ने हमसे बहुत बढ़कर किरदार अदा किया होगा। ये एक पागलपन सवार हो गया था अचानक, उन्होंने एक हाथ से नहीं बहुत से अखबार नवीसों से रब्ता किया था, और बहुत से लोग हैं यहाँ सेल हैं लेफ्ट के
मैं रफ्ता रफ्ता आपको तफसीलात बताऊंगा जैसे जैसे मेरे पास आती जाएंगी, जो उनके लिए काम कर रहे। 1990-92 तक ये लोग कम्युनिस्ट थे, फिर ये एनजीओज में क्यों शामिल हो गए? अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जापान के जो लोग आते हैं वो इतनी कैरेसिटी उनमें से बात तो कारोबारी लोग होते हैं, निरे कारोबारी, बात इतनी कैरेसिटी जाहिर करते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बारे में कि जिसकी कोई हद नहीं है। एक एक माइन्यूट डिटेल्स पूछते हैं। वो जब कोई ऐसा करे तो हमेशा शक करना चाहिए, कोई गैर मुल्की खास तौर पे। कश्मीरियों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ से माइग्रेट करके आए हैं, लेकिन वो पता नहीं अब मुल्की एजेंसियों के लिए काम करते हैं, गैर मुल्कियों के लिए काम करते हैं। फैसलाबाद में एक मौलवी साहब पकड़े गए थे। अच्छा, ये जापान का जो है, ये एक इंटेलिजेंस, उस जमाने में एक इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह से पूछा गया, जो हमारे एक दोस्त हैं, उनकी बहुत उनके साथ गहरी दोस्ती थी, ताल्लुकात थे। तो उन्होंने कहा, भाई जापानियों का क्या रखा है पाकिस्तान में? जापानी तो बिजनेस करते हैं, लेकिन वो अमेरिकी हलीफ हैं, वो अमेरिका के लिए करते हैं। हमारे यहाँ स्वीडन के जरिए बहुत से अदारे हैं जिनकी एनजीओज की मदद की जाती है। बाद लोग तुर्की जाते हैं और रेगुलरली जाते हैं, इसलिए कि तुर्की में मुसाइद के राब्ते मौजूद हैं, जो अब रफ्ता रफ्ता मुमकिन है कमज़ोर पड़ें। तो ये थर्ड कंट्री ऑपरेशन इसको कहा जाता है। पाकिस्तान को बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है और दुनिया को मोहतात रहने की ज़रूरत है। अरबों का तो ऐसा लगता है, बाद अरब मुल्कों का, कि उनके हुक्मरानों का दिमाग ही चल गया है, वो मुतालबा कर रहे हैं कि ईरान पे हमला किया जाए। ठीक, लेकिन हारून साहब, ये जो OIC का इजलास हुआ है, आपको इम्कान लगता है कि साइडलाइन कुछ ऐसी मुलाकातें हुई होंगी कि इस अहम मामले के ऊपर कुछ बैठकर बात की गई होगी? अगर बात की भी हो कश्मीर पे तो क्या है, नशिस्तन दो गुफ्तन दो बरखास्तन, यह हाफिज का गालबन शेर है। पे मशवरत मजलिस आरास्तन, नशिस्तन दो गुफ्तन दो बरखास्तन। कश्मीर पे कौन आपकी मदद करने के लिए तैयार है? तुर्की करेगा, चीन उससे ज़्यादा करेगा, लेकिन तुर्की तो बहुत दूर है, वो क्या करें? वहाँ को फौज भेजेंगे? चीनियों ने किया है जो कुछ किया है। अरबों से अगर आप ये तवक्को आप रखते हैं, अरब तो हम पे दबाव डाल रहे हैं, ये झूठ है कि नहीं दबाव डाल रहे? हम कोई अंधे हैं? हमारे सामने नजर आ रहा है। वो मीर साहब ने कहा था कि आंखों तो आईना खाना है दर, मुंह नजर आते हैं दीवारों के बीच। मुझे उन सब लोगों की शक्लें सामने नजर आ रही हैं। इससे पहले भी उन्होंने कुछ गलत काम करने की कोशिश की थी, फिर उन्हें मना किया गया था। ये नाचीज भी उसमें शामिल था। वो अफगानिस्तान और इंडिया के बारे में बहुत नाकस पॉलिसियां बनाने पर तुले हुए थे, उन्हें मना किया गया था, जिसके बाद वो बाद आए थे, उन्हें समझाया गया था और लोगों ने भी समझाया गया था, ये आप क्या कर रहे हैं? यानी वो जो मीसाक जमहूरियत था, उसको जरा कभी पढ़ें, उसका मुसवदा कहीं से ढूंढें। उसकी 17वीं शिक है जिस पे नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर ने दस्तखत किए थे। अफगानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ विदाउट प्रेजुडिस, ये किसी अंग्रेजी लिखने वाले से इसका मतलब पूछें, विदाउट प्रेजुडिस अच्छे ताल्लुकात रखे जाएंगे। यानी हमारे साथ जो सलूक वो चाहें करें, दहशतगर्दी करें, हम उनसे अच्छे। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था आप सिक्किम और भूटान बन जाएं। यही गुलाम इसाक खान ने कहा था बार्थोलोम्यू से मुलाकात के बाद कि ये चाहते हैं हम सिक्किम और भूटान बन जाएं, अपना एटमी प्रोग्राम वाइंड अप कर दें। दुश्मन की नज़र ईरान के बाद पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पे होगी। कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश नहीं है, सिक्किम और भूटान नहीं है, लेकिन अपनी तैयारी तो, अपने घोड़े तो तैयार रखो, अल्लाह ने कहा है, और चौकस रहो हर वक्त। दुश्मन के पे क्या क्या भरोसा? देखिए, वो इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। इजराइल भी इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, अमेरिका भी है, बरतानिया भी है। अल्ताफ हुसैन को उन्होंने आपके हवाले किया। कितनी नफरत अल्ताफ हुसैन ने फैलाई, 16,000 आदमी कत्ल हो गए, वो उसके घर से पैसे निकले। वो मुझे याद है इमरान खान साहब, हालांकि उस वक्त बहुत जनरल मुशर्रफ के खिलाफ थे और सख्त बातें कर रहे थे, इसके बावजूद कुछ लोगों ने उन्हें डॉक्यूमेंट्स भी दिए निकाल के, एविडेंस भी दी, और वो भागे भागे पहुंचे जनाब स्कॉटलैंड यार्ड। उन्होंने कहा खान साहब, और लंदन में बरतानिया में लोग इमरान खान को उतना ही जानते हैं जितना पाकिस्तान में जानते हैं। 20 बरस वहाँ क्रिकेट खेलता रहा, वहाँ उसकी शादी हुई है। उन्होंने कहा खान साहब अदालत में जाइए। कौन सी अदालत? खान साहब मुझसे कहते थे आप जानते नहीं हैं बरतानवी अदालतें कितना इंसाफ करती हैं। मैंने कहा आप ये नहीं जानते कि MI6 और ब्रिटिश गवर्नमेंट जब फैसला कर ले तो अदालत तो फिर कुछ नहीं कर सकती। सही। फिर क्या हुआ? उसके घर से पैसे निकले, उसको डराया गया, वो नीम पागल हो गया,
वो एक पागल खाने में रहा, नफसियाती इलाज के एक मरकज़ में रहा, उसने तकरीर की मुझे शायद गिरफ्तार कर लिया जाएगा या शायद मैं बरतानिया छोड़ दूं, फिर सब चीज़ें सेटल हो गई। इसलिए कि इंडिया का दबाव था, इंडिया का इंटरेस्ट था, और इंडिया बड़ी मार्केट है, बड़ा मुल्क है, इंडिया उन्हें ज़्यादा अजीज़ है। वो यूं ही कश्मीर इंडिया के हवाले नहीं कर गए थे जाते हुए, यूं ही इतने मसाइल नहीं छोड़ गए थे। ठीक है, चलिए सहूनियों के बाद अंग्रेज जो हैं वो दुनिया की अय्यार तरीन कौम है। ठीक है हारून साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मुल्तान जलसे के हवाले से बात होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ये वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि अगर किसी किस्म का तशद्दुद किया गया या फिर मुल्तान के अंदर होने वाले जलसे में रियासती जबर किया गया तो ये जलती पर तेल के मुतरादिफ होगा। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आके इस पर बात करूंगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पीडीएम जो 30 नवंबर को मुल्तान में जलसा करने जा रही है, मैं उसके ऊपर हारून साहब की राय लूंगी, मगर हारून साहब मुझे ईरान से मुतालिक एक अहम आखिरी सवाल आपसे करना है। हारून साहब, अमेरिका का दौरा किया था इमरान खान साहब ने, तो उस वक्त उन्होंने सालिसी की पेशकश भी की थी कि ईरान और अमेरिका के बीच वो सालिस का किरदार अदा कर सकते हैं। अगर इन केस किसी भी सूरत हाल में ईरान को मुस्लिम ममालिक की मदद दरकार हुई या सिर्फ पाकिस्तान की, जंग की सूरत में, कशीदगी की सूरत में, तो फिर पाकिस्तान का रोल क्या होगा? इमरान खान की जालसी क्या है भाई? ये हाथियों की लड़ाई में हमें कौन पूछेगा? ये क्या बात आपने? हारून साहब, अफगानिस्तान में कितना अहम रोल हमने प्ले किया है हारून साहब। अफगानिस्तान में हमारी हैसियत है, हम अफगानिस्तान तालिबान के साथ हम बात कर सकते हैं, अफगानिस्तान में कोई फैसला हमारे बगैर नहीं हो सकता। ईरान पे हमारा क्या रसूख है? चलिए ईरानी हमारी बात सुन ले, उन्होंने हमें एतमाद में लिया, बताया भी, तो अमेरिका पे हमारा क्या रसूख है? अमेरिका पाकिस्तान को यानी इतना बड़ा रोल दे देगा कि मसालियत करा दें, और मसालियत किस बात की? यानी ईरान क्या कर रहा है? ईरान ने एक मुआहदा किया, उन्हें अपनी एटमी तनसीबात के मुआयने की इजाज़त दी, और उन्होंने यकतरफा तौर पे और यूरोपीय ममालिक से पूछे बगैर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक अपनी यहूदी लाबी को खुश करने के लिए, देखिए हमारे एक दोस्त वहाँ काम करते थे BBC में, अमेरिका में भी काम करते रहे, लंदन में भी काम करते रहे, उनसे एक मारूफ यहूदी ने कहा था लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क के यहूदियों की माली मदद के बगैर कोई शख्स अमेरिका का सदर मुंतखब नहीं हो सकता। तो सरमालियाती अदारों में नहीं है उनका रसूख, अखबारात में, मीडिया में उनका रसूख बहुत ज़्यादा, उन्हें खुश करने के लिए वो कर रहा है। और रह गए मुस्लिम ममालिक, कौन से मुस्लिम ममालिक मदद करेंगे ईरान की? तुर्की है, ज़्यादा तुर्कों के साथ उनकी पुरानी मुखासमत है, लेकिन तैयब रुदवान से उम्मीद है कि वो बहरहाल इसकी मजम्मत करेगा। मातीर कर देंगे मलेशिया की हुकूमत, बाका पता नहीं है मलेशिया में कौन लोग बरसर इक़्तिदार हैं, कुछ और लोग कर देंगे। मजम्मत के सिवा क्या करेंगे? जब आपने अपने आप को दूसरों के रहमो करम पे छोड़ दिया, या तो पाकिस्तान माशी तौर पे अपने पाँव पे खड़ा होता। ज़िया-उल-हक के ज़माने में 16% टैक्स वसूल होता था, अब 9% होता है। ये FBR की तश्कील नौ क्यों नहीं होती? किसी में हिम्मत है करने की? कमेटी तो तश्कील देती है, हुकूमत है और कमजोर कमेटी तश्कील देंगे। आप ऐसी बहुत कमेटियां तश्कील देते हुए देखेंगे, ये मैं 40 साल से देख रहा हूँ। जब तक FBR का सफाया नहीं हो जाता और पुलिस इस्लाहात नहीं हो जाती, और जब तक सिविल सर्विस में इस्लाहात नहीं होती, वो लेके बैठे हुए हैं ना वो बुजुर्गवार पुलिस सिविल सर्विस की इस्लाहात को, और पुलिस में भी इस्लाहात का बड़ी नवीद सुनाई थी, तब क्या इस्लाहात हुई हैं? ये देखिए दुनिया में ताकत का राज है। वो बार बार आपको शेर सुनाते हैं काजी के कुदरत तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। ये मगरब में पहले क्यों नहीं किसी को जरूरत होती थी न तौहीन रसालत की, ना अहकामात जारी करने की? कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में तो जाने नहीं दिया अरब ने इमरान खान को। चलें देखते हैं आइंदा आने वाले वक्त में हालात क्या बनते हैं। हारून साहब, अभी मुल्तान जलसे की मैंने बात करनी है। मुल्तान जलसा हो या फिर PDM की तहरीक हो, इसके बारे में हुकूमती अवान और ख़ास तौर पे फिरदौस आशिक अवान साहिबा क्या कहती हैं, सोचती हैं? मेरे प्रोड्यूसर साहब पहले वो आपको सुना देते, तमाम देखने वालों को वापस आके इसके ऊपर बात करते हैं। अपने घर में होने वाली तकरीबात के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार देते हैं, क्योंकि वो शाही खानदान, मरात याफ्ता तबका और वो तमाम एलीट क्लब, कहीं उनकी जानों को खतरा लाहक ना हो जाए। लेकिन जहां आम आवाम की बात आती है, वहां अपनी तस्कीन
अना की भट्टी में कौम के बच्चों को झोंकना इनका मामूल है। हारून साहब, हुकूमती अवान हो या फिर फिरदौस आशिक अवान साहिबा हो, इनके ख्याल में पीडीएम तहरीक अब बैठ भी रही है, मगर वो तो कहते हैं हम जोबन पर अभी आए हैं। क्या कहते हैं आप? कहने का क्या है भाई, वो वही हरकत कर रहे हैं जो एक दिन इमरान खान ने की थी धरने में। आपको याद है, उसने बिल फाड़ दिए थे और कहा था बिजली के बिल नहीं देंगे, सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, तहरीक अदम ताबन चलाएंगे और पाकिस्तानी बाहर से पैसा ना भेजें, हुंडी के जरिए भेजें, बैंकों के जरिए। तो मैंने अर्ज़ किया था, वो मुझे याद नहीं रहा वरना उसका क्लिप निकाल दे, उसी वक्त अर्ज़ किया था कि इसकी सियासत का खात्मा हो गया तवील अरसे के लिए। और वो धरना फिर आपको याद है किस तरह शर्मिंदगी से ख़त्म करना पड़ा था और कितनी कोफ्त बर्दाश्त करनी पड़ी थी। उसकी बजाय अगर वहाँ काम किया था, यही इस तहरीक का नतीजा होगा। मैंने आपको बताया है कि पैनिक में हुकूमत जंगी बुनियादों पर इंतजामात कर रही है। इतना कोरोना फैलेगा मुल्तान में, आपको पता है लोग कहाँ से आएंगे? मैं तो कल मुजफ्फरगढ़ का कहा था, सक्खर तक से लोग आएंगे। अच्छा, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लिए ये अपनी सर्वाइवल का मसला है, गिलानी खानदान के लिए अपनी सर्वाइवल का मसला है। गिलानी बुरी तरह पिट के कभी इस तरह नहीं आ रहे थे, कभी इस तरह नहीं आ रहे। यानी उनका सिर्फ वो बेटा जो साल 1.5 साल अफगानिस्तान में कैदी रहा था, उस पर लोगों ने तरस खाया, वो थोड़ा मेहनती भी है, इमेजिनेटिव भी है। तो गिलानी खानदान की सर्वाइवल का मसला है, नून लीग के लिए सर्वाइवल का मसला है, तो जोर तो वो पूरा लगाएंगे। और मेरी इत्तला ये है, खान साहब ने ये कहा, मुझे एक वजीर ने बताया है कि उन्होंने कहा करने दो जलसा। वो हुकूमत भी गालिबन ये सोचती है कि इसी तरह अनपॉपुलर होंगे, स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है। देखिए ना, गिरफ्तारियों की जरूरत ही नहीं थी। अब नोटिस जारी कर रहे हैं, जिन लोगों प्रेसों ने बैनर छापे हैं, आपको नहीं छापने चाहिए थे। ये बंदोबस्त पहले करते ना, आपको पता ही है कितने दाना लोग हैं। आपने इमरान खान साहब की कहा कि उन्होंने ये कहा, हारून साहब आपने निजी टीवी पर इमरान खान साहब का इंटरव्यू तो यकीनन सुना होगा, उसमें उन्होंने फिरदौस आशिक अवान साहिबा और ख़ास तौर पे वज़ीर आला पंजाब गुलजार साहब से मुतालिक भी बड़े खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल किया। मैंने नहीं सुना, मुझे किसी ने बताया। वो फिरदौस आशिक अवान वाली बात तो उन्होंने ठीक कही। अच्छा, कि भाई 1-2 आदमियों को मसला था, सब जानते हैं किन से मसला था। एक साहब तो अब इस दुनिया में नहीं, उनका क्या जिक्र है। और एक गालिबन प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मसला था, फवाद साहब को तो था ही, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे थे। वो तो माफ आपको पता किसी का करते नहीं हैं, ज़हीन आदमी हैं बहुत। यानी उनकी वजारत से मुतल्लिक मैं खबर दूंगा आपको बहुत बड़ी अभी थोड़ी देर में। ठीक, तो ज़हीन आदमी हैं, बड़ा काम करते हैं, लेकिन माफ़ न करना नहीं जानते, बहुत कम किसी को माफ़ करते हैं। तो वो ठीक कहा उन्होंने कि हमारे 2-3 आदमियों को मसला था, वो मसला हल हो गया, उन्हें पंजाब में लगा दिया। फिरदौस आशिक अवान के जो खैर खा थे, जिनसे वो गई, मशवरा किया, उन्होंने कहा खामोश रहिए, घर में बैठिए, आपकी ज़रूरत पड़ेगी। ये फयाजुल हसन चौहान के बस की बात नहीं है, जो कुछ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी मुलव्वस था, बेतुकी गुफ्तगू करता था। तो वो वक्त आएगा आपके लिए, कोई मौका मिल जाएगा, तो उन्हें मौका दे दिया गया। कि उन्होंने कहा कि ये सबसे कामयाब चीफ मिनिस्टर होगा उस्मान बुज़दार साहब। उस्मान बुज़दार, इस पे कोई तबसरे की ज़रूरत है? इसका कहीं जिक्र नहीं होगा। वो ये दरअसल ये कह रहे हैं, और ये अगली दफ़ा चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनेगा, और ये किसी दिन कोई ब्लंडर करके फारिग भी हो सकता है। यानी इनका ख़ानदान जिसने ज़िंदगी अजाब कर रखी है लोगों की, कोई सुलेमान तहसील में और तौसा में, और जो कोई फैसले, जिनका कोई ढंग का एडवाइज़र नहीं है, जो बिल्कुल सियासत को नहीं समझते। असल में इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जो हम मरकज़ से चला रहे हैं तो हम बड़े कामयाब हैं। भाई मरकज़ ने अगर कुछ अच्छे फैसले किए, मसलन 9 हॉस्पिटल बन रहे हैं, 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाकी राजनपुर, लैया और बहुत सी जगहों पे, तो ये अच्छे फैसले हैं। इसमें उस्मान बुज़दार साहब को क्या अमल दखल है? उस्मान बुज़दार साहब ने प्लान किया, वो इसकी सलाहियत रखते हैं। वो तो जो टाउन कमेटी के चेयरमैन थे अपने इलाके में, तौसा में, तो गोश्त मुलाजिम रखे थे, दर्जनों मुलाजिम थे, उनकी तनख्वाहें खुद खा जाते थे। तो ये तो एक बचपने की बात है। अब इस पर क्या वज़ीर आज़म साहब की खिदमत, वज़ीर आज़म साहब जब जिद पकड़ लेते हैं, वो एक क्रिकेट का खिलाड़ी था, मैं उसका नाम भूल गया, उसे रखने पर ये बजिद थे। जब तक वो सारी कौम चीख नहीं उठी कि भाई ये तो एक रन्स कर ही नहीं सकता, ना कोई विकेट ले सकता, तो फिर उसको फारिग किया था। ये वही है उस्मान बुज़दार।
लेकिन जब बाकी फिरदौस आशिक अमान के बारे में उन्होंने ठीक कहा, वो फयाजुल चौहान से बहुत बेहतर है, वो जाती है, लोगों से बात करती है, सुनती है। वरना इमरान खान साहब को तो ये पट्टी पढ़ाई गई थी कि मीडिया को करच करें, ये बड़े घटिया लोग होते हैं। उनके वर्कर आज भी ये कहते हैं, जैसे ही आप उनकी 10 मामलात में हमायत करें इमरान खान साहब की, 11वें में जरा सी मुदाखलत करें, आपकी 7 नस्लों को गंदी गालियां दी जाएंगी, आपके वो ऐब आपको बताए जाएंगे जो जिनका आपने कभी तसव्वुर नहीं किया होगा। तो ये फिरदौस आशिक अमान उन लोगों में से हैं जिन्होंने कहा कि मीडिया के साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखें। और भी कुछ वजीर हैं जिन्होंने ये कहा। ठीक है, लेकिन फिरदौस आशिक अमान साहिबा ने कुछ और भी बातें की हैं जिसके क्लिप्स हमारे पास मौजूद है। साहब जरा मुस्तकबिल जो पीडीएम के हवाले से उन्होंने पेशन गोई की है वो भी जरा सुना दें। और थकी हुई गाड़ी अब बचकोले ले रही है, और कभी बिलावल धक्का लगा रहा है उसको, कभी मरियम नवाज लगा रही है। उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि जिस गाड़ी का डीजल पुराना हो और गियर बॉक्स भी करप्शन ज़्यादा हो, उसको जितने मर्जी धक्के लगाएं उससे नहीं चलना। हारून साहब, ये गाड़ी पेट्रोल पे नहीं, वो तो समझती है डीजल। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, डीजल पुराना है वो कहती हैं। एक बात बताइए, एक बात तो बताइए, आज आपको फिरदौस आशिक अमान पे इतना लाड क्यों आ रहा है? क्लिप पे क्लिप आप उनके चला रही है। मैं तो उनकी तारीफ कर दी, उनकी ताईद भी कर दी। कितने क्लिप मैं तो हारून साहब मैं समझ रही हूँ कि फिरदौस आशिक अमान वो तो हमने तो वो बात कह दी जो वो कह रही हैं। बिल्कुल ये हम वो अल्फाज इस्तेमाल, वो अल्फाज उन्हीं का काम है इस्तेमाल करना, हमारा काम नहीं है। ठीक है, चलिए ये तहरीक नहीं कामयाब हो सकती। मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये नुक्ता मैं वादे करना चाहता हूँ, चाहे प्रोग्राम इसी में खत्म हो जाए, बाकी चीजें हम कल कर लेंगे। नहीं, अभी एक सेगमेंट बाकी है अरुण साहब, बाकी है। देखिए नहीं, मेरी हर तो सुन लेना ना, ऐसे नहीं करना, मुझे बात मुकम्मल करने दिया। जी 30 IT पार्क बनेंगे, 30 मुल्क में। ऑर्डिनेंस आ रहा है या भी आ जाएगा थोड़ी देर में, ये कल परसों आ जाएगा, उसकी कापी मेरे पास है। 4 जो हैं वो फौरी तौर पे बनेंगे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर के सिवा बाकी तीनों जगहों पे 8-8 एकड़ जमीन ले ली गई है। पेशावर में जगह आइडेंटिफाई कर ली गई है, गिलगित में, बल्तिस्तान में भी बनेगा और मुजफ्फराबाद में भी बनेगा, और बाकी बहुत सी जगहों पे बनेंगे। डायरेक्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट होगी उसमें, ठीक, जो अब अभी बड़ी है। स्टॉक एक्सचेंज आपको पता बेहतर हुआ है। 30,000, ये बाबर अमान साहब ने जिन्होंने ये मुसवदा बनाया, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने इसकी तस्दीक की। और ये फवाद साहब करेंगे, जो और तो कोई काम ढंग का नहीं किया उन्होंने, मैं बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के तो नहीं किया, मगर ये इस साइंस में, टेक्नोलॉजी में जब से आया, उनकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है। वेंटिलेटर्स उन्होंने बनाए और बहुत सा काम किया, भाग दौड़ की, और ये वो कर सकते हैं। और ये IT में हम 20-25 साल लेट हैं। शरीफ ख़ानदान को और जरदारी ख़ानदान को इसकी कोई परवाह नहीं थी। मुशर्रफ साहब ने फौज में तो IT से बड़ा फ़ायदा उठाया, वो 8-10 साल पहले कागजात का नामो निशान ही ख़त्म हो गया, मगर सिविल में इस पर कोई काम नहीं किया, हालांकि उनके ज़माने में वसाइल भी मौजूद थे। एक दौरा भी किया था परवेज़ इलाही साहब ने इंडिया का, और वहाँ से कुछ उनका ख्याल था कि कुछ लोगों से लर्न करेंगे। तो मैंने उनसे कहा था, हुजूर ये 18वें 19वें ग्रेडों के अफसर का काम है, ये आपका काम नहीं है, ये टेक्निकल लोगों को भेजें। बहरहाल ये काम हो रहा है। 30,000 पावर लूम्स जो बंद पड़ी थी फैसलाबाद में, बिल्कुल बंद जी, अब वो पूरी रफ्तार से काम कर रही हैं। ठीक इस वक्त जब कोरोना फैला हुआ है और मुल्क पटड़ी पे चढ़ रहा है, वो स्टील मिल पे भी बात करते हैं, मुल्क पटड़ी पे चढ़ रहा है, तो ये तहरीक चला रहे हैं। ये डीजल वीजल की इस्तिलाहें क्या हैं, ये तो देखिए ना, उनका अंदाज है। एक दूसरे पे ये तंज करते हैं, तहकीर करते हैं, वो भी करते हैं, ये भी करते हैं। बात तो वो ठीक है, तहरीक तो ये नहीं चल सकती। एक ही सूरत है इमरान खान को निकालने की, एस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर ले, उसके लिए पांव पड़ने के लिए भी तैयार है इमरान खान के। देखिए, पाकिस्तान में जो आदमी इमरान खान से सबसे ज्यादा नाखुश है वो मैं हूं। उसकी वजूहत भी आपको मालूम है। जी बिल्कुल। एक तो वही सब शिकायत हैं जो सब लोगों को है, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, गलत वादे किए, यू टर्न्स लिए, और एहतसाब को जो इंतकाम बना दिया। भाई एहतसाब को एहतसाब रहने दो, छोड़ूंगा नहीं और NRO नहीं दूंगा, भी ना दो NRO और ना छोड़ो, मगर रोज ये कल भी दोहरा रहे थे, और जाती वजूहत भी हैं। लेकिन जब देखिए, मुल्क का भी तो सोचना चाहिए, क्या मैं उससे बदला लेने के चक्कर में पड़ जाऊं
और उन अखबार नवीसों और सियासतदानों की तरह हो जाऊं जो इन्होंने बुग़्ज़ पाल लिया है उससे। ये नहीं होता। मुल्क का सोचना, घर का सोचना चाहिए। यह हमारा घर है। ठीक। इस वक्त जब माशी तरक्की पहली दफा हुकूमत परफॉर्म कर रही है, बेहतरी के इम्कानात पैदा हुए हैं और कोरोना इस तेजी से फैल रहा है कि कोई दूसरा मुल्क होता तो अब तक बंद हो चुका होता सब कुछ। ये पिछले 3-4 हफ्ते में, 6 हफ्ते में जो कुछ हुआ है, और जाहिर उसमें जलसों का भी कंट्रीब्यूशन है और लोगों का भी गलतियों का अमल दखल है। खुद इमरान खान की गलतियों का अमल दखल। उन्होंने क्यों अफजाबाद में जलसा किया, क्यों गिलगित बल्तिस्तान में जलसा किया? वैसे भी जीत जाते, 1-2 सीटें कम हो जाती तो कोई क़यामत ना आ जाती। तो इस तहरीक की कामयाबी के तो कोई चांस नहीं है। ठीक है, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है हारून साहब। ब्रेक की तरफ चलते हैं और यकीनी तौर पे हारून साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सबसे पहले हमें अपने घर का सोचना चाहिए, चाहे हुकूमत के अंदर कोई भी जमात मौजूद हो। पीटीआई बड़े अहम फैसले कर रही है मगर कुछ गैर मकबूल फैसले भी कर रही है, जिसके बाद तनकीद भी सामने आ रही है और एहतजाज भी देखने को मिल रहा है। ब्रेक से वापस आके स्टील मिल्स मुलाजमीन की बरतरफी के हवाले से और मेट्रो मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी से मुतालिक तफसील से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मुझे बात करनी है स्टील मिल्स मुलाजमीन की बरतरफी से मुताल्लिक़। हारून साहब, बड़ी तनकीद आ रही है। ओपोजिशन को तनकीद का एक और मौका मिल गया है कि मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया। 4544 ऐसे मुलाजमीन हैं जिन्हें अभी फिलहाल पहले मरहले में बरतरफ किया गया, मजीद भी बरतरफियां होंगी। बड़ा गैर मकबूल फैसला किया, मगर ये कितना अहम है अपने घर के लिए? हमने कितना सोचा इस बारे में? कमाल है। बरतरफ तो कोई हुआ ही नहीं है। किसने आपसे कहा बरतरफ हुआ? गोल्डन शेक हैंड दिया है। मेरी उम्र 70 बरस हो गई है। मैं किसी अदारे में 25 साल से काम कर रहा होता और वो अदारा जो है 30 साल से 35 साल से, और वो अदारा 3 साल से बंद पड़ा होता और वो मुझे कहता गोल्डन शेक हैंड ले लो, तो मेरे लिए इससे अच्छी खबर क्या हो सकती थी कि भाई मैं कहीं काम भी करूंगा, मुझे पैसे भी रीजनेबल मिल जाएंगे। एक अदारा बंद पड़ा है, 10 करोड़ रुपए रोजाना के हिसाब से तनख्वाहें हैं। पीपल्स पार्टी और उससे ज्यादा MQM की वो हाउसिंग सोसाइटी है, उन्हें वहां घर मिले हुए हैं, काम वो कोई करते नहीं है और तबाह कर दिया उसको करप्शन से। मोहतरमा के दौर में ये करप्शन शुरू हुई, जरदारी साहब ने उसको बाम उरूज पे पहुंचाया, फिर उसको ठीक किया, मुशर्रफ के दौर में मनाफे में चला गया, फिर ये लोग आए, फिर तबाह कर दिया। तो उसको इस मुल्क की तबाही में 2 आदमियों का बड़ा हिस्सा है। एक जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का, एक जस्टिस साकिब निसार का। इफ्तिखार चौधरी साहब का कैसे? उन्होंने स्टील मिल की मैं बताता हूँ ना, स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन 2007 में हो गई होती तो एक तो हमें पैसे मिल रहे थे, दूसरा ये है कि ये जो 200-300-400 अरब का नुकसान हुआ ये ना होता और जिल्लत भी हमारी ना होती, और हमने 40-30 हज़ार 50 हज़ार जितने भी हैं ये अपना अपाहज भी ना पाले होते जो अब काम नहीं करना चाहते। जो आदमी बरसों फारग रहता है इसके बाद वो काम करना चाहता है। अव्वल तो जो ढंग के आदमी होंगे वो छोड़ गए, कुछ रिटायर हो गए, उन्होंने कहीं दूसरी जगह। ये गोल्डन शेक हैंड है और खबर ये दी गई कि आदमी को दिल का दौरा पड़ा है। अरे भाई मुझे कोई दफ्तर शेक हैंड दे, मुझे मेरी 10 महीने की तनख्वाह दे, 1 साल की तनख्वाह दे, मुझे दिल का दौरा पड़ेगा। वो दिल का, एक लाहौर में एडिटर होते थे, उनके बारे में कहा गया कि वो मार्शल्ला की घुटन से मर गए। तो मैंने कहा हुजूर, वो अयूब खान का मार्शल्ला, वो हरीसा खाते थे, रोजाना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उससे मर गए और गैर मोहतात खाने पीने के मामले में हाई एंग्जाइटी से फौत हुए हैं। मार्शल्ला का उन्होंने खैर मकदम किया था। भाई वो बेचारा दिल का मरीज था, जो लोग मरीज हैं उनका ख्याल रखें, जो बेचारे हैं उनको थोड़ी ज्यादा मदद कर दें, उनका इलाज कराएं, मगर ये मुल्क को मरने दें। यानी स्टील मिल के लिए, रेलवे के लिए, PIA को, आपको एक दिन PIA को बेचना होगा। 10 असद उमर आ जाएं और 1000 बरस कोशिश कर रहे, PIA नहीं चल सकती। अरशद मलिक वाज दी वन ऑफ द बेस्ट, उन्होंने पूरी कोशिश की जी। फिर क्या हुआ? खसारा तो नहीं, कम हो रहा, बराए नाम कम हो रहा। शेख रशीद साहब बड़े मेहनती आदमी हैं, यानी उनकी सियासत को छोड़िए, मेहनती आदमी हैं। साद रफीक बेचारे ने इतना जोर लगाया कि कोई हद नहीं है, हर एक ने उसे दाद दी। फिर क्या हुआ? खसारा कम हुआ या बढ़ा? उसने ये जरूर किया कि ट्रेनें को आमदोरफ्त बर वक्त हो गई, पंखे चलने लगे, लेकिन यह कि रेलवे तो नहीं ठीक हो सकती। उसके ऑपरेशन, खासतौर पर माल गाड़ियों के ऑपरेशन प्राइवेट अदारों को देने चाहिए।
न PIA कभी ठीक हो सकती है, न स्टील मिल। हुकूमत का काम ही नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हमारे सामने 70 साल का सोशलिज्म का तजर्बा है जिसको बाइंड अप करना पड़ा। दुनिया में सबसे कम कारकर्दगी जो है वो सोवियत यूनियन में मजदूर की थी, उसके बाद चीन में थी, और चीन वालों ने उसको वाइंड अप किया सारे सिस्टम को। अब तो ये बराए नाम का मेरा मार्केट इकोनॉमी है सारी। तो कहां से कहां पहुंच गया। 30 साल में 70 आदमियों को उन्होंने, कितनी आबादी है चीन की, 70 करोड़ आदमियों को उन्होंने खत गुर्बत से ऊपर निकाला, जो तारीख में एक नादर मिसाल है। ठीक, तो ये नहीं चल सकती इन्होंने कोई स्टील। PIA को 1 रुपए में हम लिखते रहे, 1 रुपए में PIA बिकती है तो बेच दें। हमारी कितनी बचत होती, हमारी कितनी बचत होती, 400-500 अरब रुपए की कम अज कम। एक दिन हम इसे बेचेंगे, एक दिन हम रेलवे में भी प्राइवेट पार्टनरशिप करेंगे। ये रियासतें हैं, बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, किसी मिनिस्टर का दिल नहीं चाहता, और हर वजीर आजम को इस पे, हर सदर को गुमराह किया जाता है इस पे। ठीक है, लेकिन हारून साहब, पीपल्स पार्टी का इस मामले पर मौकफ बड़ा मुख्तलिफ और दिलचस्प भी है। वो कहते हैं कि PTI को इस मौत के कत्ल से जान नहीं छुड़ानी। वो कहते हैं इमरान खान को बरतरफ होना चाहिए। वो कहते हैं इमरान खान बरतरफ हो। पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं भाई, वहां MKM के वर्कर हैं वहां पे। वो तो नवाज शरीफ साहब के घर जब मोदी आया था, जब मुंह पे हाथ रख के इस तरह वो बात कर रहे थे उसके साथ, तो क्या चाहते थे? वो पाकिस्तान के मफाद में बात कर रहे थे। जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरों से मिलने से उन्होंने मदद किया था। जब पीपल्स पार्टी के एक लीडर ने आगे यहां कहा था, एयरपोर्ट पर उतरते ही, अब मैं उसका नाम नहीं लेता, वो अब इस दुनिया में नहीं है, कि इंडियंस को हमसे शिकायत है, हम टेररिज्म कर रहे हैं, 70,000 आदमी हमारे मरे, वो इंडिया की शिकायत यहां बयान कर रहे थे। इनमें से कुछ अहमक हैं, कुछ बुज़दिल हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। वैसे वो इस तारीखी सनती असासे को अहलियान सिंध की तहवील में समझते हैं कि होना चाहिए, और पीपल्स पार्टी इसकी हकदार है, अहलियान सिंध इसके हकदार है। छोड़े जी, मैं इसमें बात ही नहीं कर रहा, मैं इस पे बात नहीं कर रहा। ये बिल्कुल बड़ी ज्यादती की बात है। मुल्क बर्बाद होता रहे, मुल्क बर्बाद होता रहे, उसकी इकोनॉमी बर्बाद होती रहे, मैं बिल्कुल इस पे बात करने। ठीक है, चलिए एक और अहम मामला उस पे बात कर लेते हैं। ठीक, एक और मामले पे बात कर लेते हैं। उन घरों की बात करते हैं हारून साहब जिनके घर में 6-6, 7-7 अफराद हैं, जो जुड़े हुए एक शख्स की तनख्वाह से। मेट्रो बस के मुलाजमीन इस्लामाबाद क्यों या लाहौर क्यों, एहतजाज उन्होंने किया, तनख्वाहें उन्हें नहीं दी गई कई महीनों से। उस पर हुकूमत क्या करेगी? भाई क्या करेगी? हुकूमत को तनख्वाहें देनी चाहिए, ये तो सादा सी बात है। अगर इसलिए नहीं दे रहे कि ये शहबाज शरीफ ने चलाई थी, तो बड़ी ज्यादती की बात है। अगर किसी ने ये सोचा है बाकी सबको तनख्वाहें मिल सकती हैं, तो इन्हें भी तनख्वाहें मिलनी चाहिए। और एक भूखा ड्राइवर कैसे गाड़ी चलाता है, हादसा हो जाएगा। ये क्या मकाना का बात है? इसमें कोई दूसरी राय क्या हो सकती है? फौरन वजीर आजम को इसका नोटिस लेना चाहिए, फौरन तनख्वाहें अदा करनी चाहिए। ये उस्मान बुज़दार साहब की भी बड़ी तारीफ कर रहे थे। इस्लामाबाद में नहीं है, पिंडी में है। आप ये जो मेट्रो बस है, ये पिंडी से चलती है, इस्लामाबाद से नहीं चलती। लेकिन इस्लामाबाद में भी इसके स्टेशंस हैं हारून साहब, इस्लामाबाद के अंदर भी स्टेशंस उसके मौजूद ना होंगे ना स्टेशन, होंगे ना स्टेशन। यही बुज़दार साहब ने तनख्वाहें देनी है ना, जिनकी वज़ीर आज़म ने आज तारीफ की है। ठीक है, यानी कि 5 साल बिल्कुल फौरन तनख्वाह मिले हो जाएंगे, फौरन तनख्वाह मिलनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, फौरन तनख्वाह मिलनी चाहिए। ओके हारून साहब, आखिर में प्रोग्राम के इख्तिताम के ऊपर फवाद चौधरी साहब से मुताल्लिक बात कर लेते हैं। आपने जो उनकी वजारत से मुताल्लिक कोई बहुत बड़ी खबर शेयर करनी थी, वो IT पार्क से रिलेटेड थी या इससे और मुख्तलिफ भी कोई खबर है? यही खबर है। इसको देखिए ना, वजारत कानून ने मुसवदा बना दिया, ऑर्डिनेंस या जारी हो गया या होने वाला होगा। इसको फवाद चौधरी चलाएंगे और वो इस काम के लिए मौजू आदमी है। ये खबर तो मैंने आपको ऑलरेडी सुना दी। ठीक है, अफगानिस्तान रह गया, अगर वक्त है तो ठीक है। जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। अफगानिस्तान पे मुख्तसर बात हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है हारून साहब। अफगानिस्तान में अमल रुक गया है, अमन का डेडलॉक हो गया है। तालिबान से कहा कि अशरफ गनी एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है कि तालिबान हमले बंद करें। वो कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, इसलिए कि इसके बाद हमारी सौदेबाजी की पोजीशन नहीं रहेगी, और इसलिए कि एक दफ़ा ये हमारे मुजाहिदीन घरों में जाकर बैठ गए तो फिर कौन इन्हें मुतहर्रिक करेगा, फिर हमें पूछेगा कौन। और तालिबान का मुतालबा यह है कि अबूरी हुकूमत बनाएं, उसमें हमें शरीक करें। 2 महीने के लगभग हो गए,
जो मुआहदा हुआ था, कहाँ पे, कतर में जो मुआहदा हुआ था, और उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? अशरफ गनी इस उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि मुमकिन है जो बाइडन आ जाएं और मुमकिन है कि पॉलिसी में कोई तब्दीली आ जाए, एक महूम उम्मीद पे। ठीक, मैं हमेशा आपसे अर्ज करता हूँ कि इक़्तिदार की भूख ऐसी जालमाना है, ये नशा, कि इसमें आदमी के हवास ही कायम नहीं रहते। उसका पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन एफर्ट की है, अब भी वो कोशिशें जारी रहनी चाहिए। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में सिर्फ एक कौमी हुकूमत चल सकती है। ठीक है, वहाँ तो इलेक्शन भी हुए तो दोनों उम्मीदवारों को शामिल करना पड़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हारून साहब, एक और अहम सवाल है, मुख्तसर जवाब चाहूंगी। अब पाकिस्तान को तरक्की कर, खान साहब कुछ ऐसे इक़दाम भी कर रहे हैं, मईशत आगे जाए, पाकिस्तान आगे जाए, मगर कुछ ताकतवर मुल्क होते हैं जैसे अमेरिका हो गया, बरतानिया हो गया, क्या इनको ये सूट करता है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क आगे बढ़ सके, तरक्की की जानिब गामज़न हो सके? ठीक है, गालिबन हारून साहब से इस सवाल का जवाब मैं ज़रूर हासिल करूंगी कि क्या पाकिस्तान की तरक्की हज़म हो पाएगी उन तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक को जिनके अंदर सर फहरिस्त अमरीका और बरतानिया भी शामिल हैं। लेकिन जहाँ तक मुसलमानों के इत्तेहाद की बात की जाती है, OIC के इजलास के हवाले से बात की जाती है, उसके ऊपर भी बात होगी। हारून साहब, मैंने एक सवाल किया था जिसका मुझे मुख्तसर जवाब चाहिए। पाकिस्तान जो तरक्की की जानिब गामज़न है या गैर मकबूल मगर अहम फैसले कर रहा है, क्या दुनिया के ताकतवर मुल्क जिसमें अमेरिका और बरतानिया शामिल हैं, क्या इन ममालिक को यह सूट करता है कि पाकिस्तान तरक्की कर ले? नहीं, बिल्कुल नहीं, तरक्की करता वक्त रहा नहीं है। बिल्कुल, वो मेटल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बरतानिया में है, वो डिटरमिन करता है बहुत सी चीज़ें, और वो बिल्कुल नहीं चाहता पाकिस्तान में कानकनी हो। सोने और तांबे के ज़खायर हैं और बहुत सी कीमती धातें हैं। वो देखूँगा मैं कल या फिर किसी दिन आपको तफसील बताऊँगा। वो यहाँ मैनेज करते हैं, रिश्वत देते हैं सरकारी अफसरों को। जरदारी साहब ने तो आपको पता ना, $500 मिलियन में 1000 बिलियन डॉलर के ज़खायर हैं, अंदाज़ा ये है। रेकोटेक दे दिया था, उसके बाद काम रुका रहा, फिर मुकदमात हैं, ये फिर किसी वक्त पे उठा रखे हैं। ये बड़ा तफसील तलब मौजू है। चलिए, इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया हारून साहब, वक्त भी खत्म हो गया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह इसके ऊपर बात होगी। जहां तक OIC की बात हम करते हैं, मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होते हैं, कहीं पर मुसलमानों की नस्ल कुशी के खतरात हैं, कहीं पर खवातीन की इज्जतें लूटी जा रही हैं, कहीं पर जंग ज़बरदस्ती मुसल्लत की जा रही है। ऐसे में तमाम ममालिक को, जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, हमें अब बयानात और ऐलानात से आगे बढ़ना होगा। हमें अमली इक़दामात करने होंगे, उम्मत वाहिदा बनकर सामने आना होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।